हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस। ठीक है, क्लास नाइन्थ साइंस का फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स का वो भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन, मापन, विज्ञान और मापन। चैप्टर वन का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है कि कंप्लीट पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में बनाया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखिए छोड़ दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और विश्वास रखिए, इसके पहले ऐसा वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो विश्वास के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें A to Z कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। तो यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, एक से दो बार देखिएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेहतर तरीका से चित्र के सहायता से, डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग कंप्लीट देखिए। ये पूर्ण रूप से डिजिटल है। ठीक है, इसमें अच्छे तरीका से लिखा गया है। ठीक है, और समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो को देखकर लाइक कर दीजिएगा और जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके क्लास साथी है, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसे अच्छे तरीका से पढ़ सके। नहीं पढ़े होंगे तो अपना तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है। पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सबका परिभाषा देखेंगे ना, सबका मतलब एग्जाम्पल भी देखेंगे होगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मापन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। तो उसी को दिखाएंगे कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग का यही है कि विज्ञान क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये तो हम लोग का आगे से, यहाँ से साइंस। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, ये पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं आखिर। तो देखिए, लिखे यहाँ कि विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बोला जाता है कि वैसे ज्ञान जो सावधानी पूर्वक, मान लीजिए कोई हम प्रयोग कर रहे हैं ना, कोई प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग से हमें क्या मिलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, या जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी ज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है सजाकर कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सही है, विज्ञान मतलब किसी भी सब्जेक्ट में विशेष ज्ञान, तो उसी को हम लोग क्या बोले? विज्ञान बोले। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिभाषा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। ठीक है, तो विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हाँ, एक शब्द ये भी पूछा जाता है कि साइंस शब्द जो है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। तो साइंस शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो सीनटिया से हुआ है। SCIENTIA पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा, सीनटिया। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाएं। तो देखिए, विज्ञान की शाखाएं क्या है? विज्ञान की दो शाखाएं होती है। तो ध्यान रखिए, पहले विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन? तो एक है भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। ठीक है, पहले दो शाखाएं याद कीजिए, भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। ठीक है, ये दो हो गया। अब देखिए, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, यानी भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है रसायन विज्ञान और दूसरा है भौतिकी विज्ञान। तो भौतिक भौतिकी ध्यान रखिए, अलग अलग है। भौतिक विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान और भौतिकी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इधर देखिए, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा जाता है, यानी जीव विज्ञान भी कितने प्रकार के हो गया? दो प्रकार का। पहला हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो कहानी समझ में आया। विज्ञान, विज्ञान की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। एक क्या है? भौतिक और दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला क्या है? रसायन और दूसरा क्या है? भौतिकी। इधर देखिए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। पहला क्या है? वनस्पति विज्ञान, तो दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। ये तो हो गया विज्ञान का वर्गीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सबका परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए,
तो सबसे पहले हम लोग का क्या था, भौतिक विज्ञान, यही ना, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं पूछा जाएगा, तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी सिंपल बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु के गुण और प्राकृतिक संबंधित घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो पढ़े थे कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। पहला शाखा देखिए लिखा गया है भौतिकी, विज्ञान भी बोल सकते हैं या भौतिकी बोलिए केवल। तो भौतिकी क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए भौतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक संबंधित घटनाओं की व्याख्या की जाती है, उसे भौतिकी कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए, भौतिकी। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और शाखा था इसका, रसायन विज्ञान, यही ना। देखिए दूसरे रसायन शास्त्र बोलिए, उसी को रसायन विज्ञान बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है, तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संघटन, रचना, गुण एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल्स में परिभाषा लिखा गया, इसलिए थोड़ा लंबा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ का गुण क्या है, यह किससे मिलकर बना है, यह किससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, इन सब का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये खत्म हो गया भौतिक की 2 शाखाएं, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, कंप्लीट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का डेफिनेशन देखिए, पहला क्या है कि जीव विज्ञान बोला जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अब लिखने के लिए तो कोई भी लिख देगा कुछ भी, कि जीव विज्ञान क्या है, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सही तरीका से लिखने के लिए इसे याद कीजिएगा। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण, बनावट, रचना, वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। ऐसे जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, देखिए यार जैसे मेढक का अध्ययन करेंगे, मछली का और मेढक का, ये सब का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है विभिन्न प्रकार के, तो ये क्या है, बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं थी, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक है जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। पढ़े थे ना, दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या है, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जंतु विज्ञान। ठीक है, देखिए तो जंतु विज्ञान का परिभाषा दिया जाता है कि यह यानी जंतु विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन, वर्गीकरण तथा कार्यों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में पूरा, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी रचना कैसी है, उसके शरीर का बनावट कैसा है ना, विकास उसका कैसा हुआ, इन सभी का अध्ययन किया जाता है अगर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोल देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जंतु विज्ञान हो गया। जैसे मान लीजिए कि मछली की बनावट, इसकी संरचना, कैसे सांस लेती है, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन किया जाएगा, तो उसी को भी बोल देते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ये मगरमच्छ हो गया, ये मेढक हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हम लोग का क्या है, जंतु विज्ञान तो ये पढ़े ना। अब देखिए अब क्या है, वनस्पति विज्ञान। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, वनस्पति विज्ञान। तो देखिए वनस्पति विज्ञान का परिभाषा है
कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधे के विभिन्न भाग, संरचना, वृद्धि, विकास, बीमारी, रासायनिक गुण, बाह्य संरचना, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वनस्पति विज्ञान। अगर आसान बोलना हो तो ऐसे बोल दीजिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोटनी कहा जाता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या बोल दीजिएगा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा। देखिए जैसे मनुष्य के बारे में पढ़, ये तो हम लोग का क्या था? जंतु विज्ञान का था। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का। ठीक है, अगला देखिए क्या है? मापन। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ना, तो ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था? विज्ञान और मापन। तो अब हम लोग चालू करेंगे मापन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पूछा जाता है कि मापन क्या है। ठीक है, देखिए याद दिया है कि मापन, मापन को पहले समझिए। तो बोलते हैं किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि के साथ करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो मापन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें क्या किया जाता है? एक मान हमें ज्ञात होता है, उसके सहायता से अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया स्केल। तो इस स्केल का यूज क्या किया जाता है? किसी लकड़ी को मापने के लिए या किसी वस्तु को मापने के लिए। तो कैसे किया जाता है? स्केल से तुलना किया जाता है। मान लीजिए 1 इंच का, अगर मान लें कि ये 1 फीट का है, ऐसे तो होगा नहीं, 1 फीट का। तो इसके सहायता से अगर हम कुछ मापे 10 बार, 1 2 3 ऐसे करके 10 बार मापे तो कितना हो जाता है? 10 फीट हो जाता है। तो मापन क्या होता है? मापन क्या है? एक तुलना करने की प्रक्रिया है जिसमें एक मान हमें पता होता है और दूसरे का मान हम लोग उससे तुलना करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मापन क्या है? किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि के साथ किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे नोट में लिखा है कि देखिए ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ है कि किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। तो कोई भी भौतिक राशि हो तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो, तो पूर्ण जानकारी के लिए दो बातों का जानना आवश्यक है। पहला होता है मात्रक, कि उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। ठीक है, और दूसरा होता है संख्याक यानी संख्या। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि कुछ चाहिए हमें, चावल ले लीजिए 5 kg चावल, तो देखिए 2 चीज की आवश्यकता हुआ। 5 क्या हो गया? संख्या, और किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक। कपड़ा लीजिए तो क्या बोलेगा? 5 मीटर। तो 5 क्या हुआ? संख्या हुआ, और मीटर क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो समझ में आ रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को हम लोग व्यक्त करेंगे या भौतिक राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है और एक क्या पड़ती है? मात्रक की आवश्यकता। तो ये लिखा गया कि एक संख्या चाहिए और एक क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है हम लोग इसका। अब देखिए अभी हम लोग जाने कि भौतिक राशि बोल रहे हैं, तो सबसे पहले समझना होगा कि एक भौतिक राशि होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग भौतिक राशि को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो अगला टॉपिक यही हम लोग का भौतिक राशियां। तो बोले कि भौतिक राशियां क्या है? परिभाषा देखिए यहाँ लिखा गया कि वैसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। यानी देखिए कोई भी राशि हो जिसे हम माप सके, डायरेक्ट मापे या इनडायरेक्ट किसी भी तरीका से माप सकते हैं, तो वैसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे देखिए समय, द्रव्यमान, वेग, क्षेत्रफल, बल, कार्य, ये सभी भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें माप सकते हैं। अब चलिए समय को कैसे मापते हैं? तो हमारे पास घड़ी है, घड़ी से हम बोल सकते हैं कि 2 घंटा हुआ कोई काम, 3 घंटे हुआ, होता है ना, तो समय को हम माप सकते हैं, तो समय भौतिक राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को माप सकते हैं। 5 kg, कोई तिल देखते हैं तौलते हैं और बोलते हैं कि 5 kg है, इसको तौलिए कितना होगा? 3 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो किसी भी चीज यानी द्रव्यमान को माप सकते हैं ग्राम में, केजी में। तो द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है। वेग क्या है? तो वेग भी देख लीजिए भौतिक राशि है। क्योंकि बोलते हैं ना, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल, तो बोलते हैं कि हम 10 मीटर से चल रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, तो हम उसको भी माप सकते हैं। तो जिसको भी हम माप सकते हैं वो क्या होगा? भौतिक राशि होगा। और जिसको नहीं माप सकते, इसके बाद पढ़ाएंगे कि जिसको नहीं माप सकते हैं किसी भी विधि से,
तो वह क्या हो जाएगा, अभौतिक राशि होगा। तो यहाँ देख लीजिए, कार्य को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं, तो ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वैसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। और वैसी राशियां जिनको हम किसी भी विधि से नहीं माप सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभौतिक राशियां, ठीक है। देखिए यहाँ है हम लोग का अभौतिक राशियां। तो ये भी जान लीजिए कि वैसी राशियां, पहले परिभाषा देख लीजिए, अभौतिक राशियां वैसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है उसे अभौतिक राशियां कहते हैं। जैसे दोस्ती, दुश्मनी, गरीबी, अमीरी इत्यादि। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वैसी राशि जिसको हम माप ही ना सके तो राशि ही नहीं होगी, भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए बोले दोस्ती, तो दोस्ती को हम कैसे माप सकते हैं, कोई मापदंड नहीं है। तो वैसी राशि जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं तो वो क्या हो गया, अभौतिक राशि। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको माप सकते हैं। तो फिजिक्स में केवल भौतिक राशियों का ही अध्ययन किया जाता है, अभौतिक राशि केवल जान लीजिए इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये खत्म हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो देखिए तो क्या है भौतिक राशियां। तो देखिए भौतिक राशियां जो होती है इन्हें दो प्रकार की होती है, यानी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। तो ये लिखा है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला होते हैं मूल राशियां, या इसी को हम लोग आधारी राशियां भी कहते हैं। तो मूल राशियां या आधारी राशियां। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार के, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला हम लोग देखेंगे इसमें मूल राशियां। तो देखिए मूल राशियां का परिभाषा क्या है, वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या मात्र 7 है, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए इसका, वैसे राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मूल राशियां। बोला जाएगी कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो मूल राशियों की संख्या मात्र 7 है। कितना है, मात्र 7। कौन कौन है, तो देखिए पहला है समय, समय मूल राशि है। द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, लंबाई, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। यानी समझ गए कि मूल राशि स्वतंत्र होती है, इन्हें आधारी राशि भी कहा जाता है। इनकी मात्रा, इनकी संख्या कितने है, मात्र 7 है, ठीक है। इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। अगला देखिए अब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। दूसरा हम लोग का क्या है, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो उसका अपोजिट कर दीजिए, यानी वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी वैसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है, ये भी बोल सकते हैं कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या दूसरा तरीका ये जो लिखे कि वैसी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाएगा लेकिन मूल राशि की सहायता ली जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां। जैसे में पूछा जाए तो देखिए चाल, चाल जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी दूरी हमें मिलेगा, समय मिलेगा, तब जाकर क्या मिलेगा, चाल। या वेग बोल दीजिए, बल बोल दीजिए, त्वरण, संवेग, आवेग, क्षेत्रफल। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। क्यों, क्योंकि ये मूल राशियों की सहायता से ही लिखी जाती है, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशियां है। इन सभी का परिभाषा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो राशि हम पढ़ लिए कि राशियां कितने प्रकार की थी, राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब आता है कि मात्रक, राशियां भी खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मात्रक। तो सबसे पहले देखेंगे कि मात्रक क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो देखिए मात्रक का पहले परिभाषा देखिए, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं।
तो कोई भी भौतिक राशि हो उसको लिखने के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चावल लिए, तो चावल को लिखेंगे कैसे कि कितना केजी, देखिए 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी। तो 10 तो ठीक है संख्या है, लेकिन केजी की आवश्यकता पड़ रही है, तो वही केजी जो है वही क्या है, मात्रक है। समझ में आ रहा है। इस मान लीजिए कि कपड़ा है, या इसको समझ लीजिए ये कितने फीट का होगा, इंच का होगा, 12 इंच, 15 इंच, 10 इंच का होगा। तो 10 तो एक संख्या है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, आप थोड़ी बोलेंगे कि ये 10 केजी, नहीं, गलत। लंबाई पूछ रहे तो 10 केजी नहीं होगा, तो लंबाई 10 इंच है, तो इंच जो होगा इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। समय ले लीजिए, पूछा कितने घंटा हुआ, तो 2 घंटा। अब दो नहीं बोलेंगे, 2 घंटा, 2 सेकेंड, तो जो सेकेंड हो गया वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो कोई भी भौतिक राशि हो उसको लिखने के लिए जो मानक चुना गया है, उसके लिए स्पेशल मानक, उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए दिखाया गया कि लंबाई, तो लंबाई को जब भी लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, मीटर में, या कि लिखते हैं सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो ये सही है। देखिए अब थोड़ी बोलेंगे कि 10 केजी, तो केजी तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई तो नहीं हुआ। तो एक भौतिक राशि के लिए स्पेशल कोई मानक चुना गया है, और उसी मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है। दूसरा देखिए द्रव्यमान, तो जब भी द्रव्यमान को लिखेंगे किस में लिखा जाता है, किलोग्राम में, और भी है ग्राम में लिखा जाता है, किलोग्राम में, पाउंड में। तो द्रव्यमान के लिए ये मात्रक है। समय देखिए, समय जब भी बोला जाए समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड, 7 सेकेंड, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये समय हो गया, तो मात्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी भौतिक राशियों के लिए जो मानक चुना गया है उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक। अब ध्यान से देखिए कि भौतिक राशि कितने प्रकार का था, 2 प्रकार के, मूल राशि और एक क्या था, व्युत्पन्न राशि। तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, मूल मात्रक और एक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल राशि था उसका मात्रक होगा वह मूल मात्रक होगा, और जो व्युत्पन्न राशि था उसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। ठीक है, देखिए वो भी अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आगे हम लोग का कि यहाँ से मात्रक के प्रकार, तो मात्रक कितने प्रकार के होता है, तभी बताए कि मात्रक 2 प्रकार के हो गया, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के हुए 2 प्रकार के। अब पूछा जाए कौन कौन, तो देखिए मात्रक 2 प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक होता है और एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। अभी बता दिए थे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब एक एक करके पढ़िए। देखिए पूछा जाए कि मूल मात्रक क्या है, तो मूल मात्रक की परिभाषा क्या है, देखिए वह मात्रक जो स्वतंत्र होता है, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो सिंपल हो गया कि वैसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या ऐसे बोलिए कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि की संख्या कितनी थी, 7। तो मूल राशि की ही मात्रक है, मूल मात्रक की भी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, कौन कौन, तो देखिए आगे यहाँ लिखा गया, ये देखिए मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ देखिए एक टेबल बना दिया गया, मूल मात्रक, यहाँ देखिए यह भौतिक राशि, और यहाँ इसका एसआई मात्रक। जाकर आगे पढ़ेंगे ना कि मूल मात्रक को ही एसआई मात्रक में ले लिया गया है, यानी मूल मात्रक ही एसआई मात्रक है। ठीक है, देखिए अभी तो इसको ऐसे समझ कर पढ़िए। ठीक है, देखिए लंबाई, लंबाई क्या राशि है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी मूल मात्रक है, तो इसका मूल राशि है, तो इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। ये है समय, तो यहाँ क्या हो गया, सेकेंड, इसका मात्रक क्या है, सेकेंड। विद्युत धारा, तो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। तापमान, इसका मात्रक क्या है, केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक क्या है, मोल। तो देखिए ये भौतिक राशि हो गया 7 इधर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, तो ये सभी भौतिक राशि है। और यहाँ देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सभी क्या है, इसका एसआई मात्रक है, या बोल सकते हैं कि मूल मात्रक है। तो इस प्रकार हो गया मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ये सभी दे दिए। ठीक है, अब देखिए आगे है व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए पूछा है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है,
तो बोलेंगे इसका कि वह मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग मीटर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, बल का केजी मीटर प्रति सेकंड, सॉरी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आयतन मीटर क्यूब, घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया, समझा दिए। अब समझिए व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे कि वैसे मात्रक जिसको लिखने के लिए मूल मात्रकों की सहायता ली जाए, यानी इसके पहले जो 7 मात्रक पढ़े उसकी सहायता से अगर लिखा जाए तो सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि वेग को लिखिए, तो वेग को जब भी मात्रक बोलिएगा तो होगा मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या है, मूल मात्रक है, सेकंड क्या है, मूल मात्रक। ये दोनों की सहायता से क्या लिखा गया, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा, सिंपल। जैसे मान लीजिए पूछा जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में देखिए क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर लिया गया, 2 लंबाई मिलकर बनाए क्षेत्रफल, तो इसीलिए ये भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसी प्रकार बल, कार्य, घनत्व, ये सभी का जो मात्रक होगा, जूल, न्यूटन, ये सभी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए मात्रकों की पद्धति के पहले परिभाषा देख लीजिए इसका। तो बोलेंगे कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों की पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो दुनिया में जितना प्रकार की राशि है उन सभी प्रकार की राशियों के लिए जो मात्रकों के पूरा समूह है उसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रकों की पद्धति। ये तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए मात्रकों की निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित है। ऐसे बहुत होगा लेकिन 4 पद्धति जो है बहुत अधिक प्रचलित है। कौन कौन, तो देखिए पहला है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है। दूसरा है सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तीसरा है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। और एक है एसआई पद्धति, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये 4 पद्धति जो है बहुत ही प्रचलित है, इन्हीं चारों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चारों पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला है ए फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्या है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। चलिए इसका अध्ययन कीजिए। तो देखिए यहां से लिखेंगे एफ पी एस, इसी को शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, एफ पी एस सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो सिंपल ये नाम में ही लिखा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। समय का मात्रक तो हमेशा क्या होता है, सेकेंड होता है। बस खत्म हो गया, उसे ही एफपीएस पद्धति बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए इसे नोट में एक लिखा गया है कि इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। पूछा जाता है कि ब्रिटिश सिस्टम किसे कहते हैं, तो एफपीएस पद्धति को ही ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। अगला देखिए क्या है, अगला है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है, तो चलिए इसका परिभाषा है कि इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। नाम सही है, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो बोलेंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसमें एक नोट है देखिए यहाँ कि इसे मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या था हम लोग का, अगला है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। बोलेंगे कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। नाम सही है। किस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर,
द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में, और समय को तो हमेशा किस में मापा जाता है, सेकेंड में। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार पर है कि मात्रकों की कितनी पद्धति, 4, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, लेकिन एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे अब हम लोग 7वां। देखिए एसआई सिस्टम, इसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हिंदी में बोलेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भाषा है, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स देखिए 1960 में पेरिस में 11वीं माप एवं तौल के महासम्मेलन में 6 आधारी मात्रकों को अपनाया गया। तो पहले तो एक लाइन याद रखिए कि 1960 ईस्वी में पेरिस में 11वीं तौल एवं माप की महासम्मेलन हुई, ठीक है। और उस महासम्मेलन में 6 आधारी मात्रकों को क्या किया गया, अपनाया गया। लेकिन देखिए 1970 में संपन्न, पुनः 1970 में 14वां वही माप तौल का महासम्मेलन हुआ था, ठीक है। और उसमें 7वां आधारी जो राशि है, यानी आधारी मात्रा की आधारी राशि मोल को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, मोल को। तो ध्यान दीजिए पहले कितना अपनाया गया था, 6। 10 साल बाद यानी 1970 में 14वीं माप तौल के सम्मेलन में एक 7वां राशि अपनाया गया, पदार्थ का परिमाण, और उसका मात्रा क्या रखा गया, मोल, ठीक है। तो ये सातों कौन कौन है आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां तो लिख दिए अब कि एसआई मात्रक क्या है। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि इसमें आधारी राशि को दिया गया है, एसआई मात्रक दिया गया है, और उसका संकेत दिया गया है जो हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्रम संख्या इधर दिया गया, क्रम संख्या 1 2। तो क्रम संख्या 1 लंबाई, ये आधारी राशि, देखिए लिखा है आधारी राशि, यह है एसआई मात्रक और यह इसका संकेत। तो सबसे पहला राशि है लंबाई, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, ध्यान रखिएगा। संकेत क्या होता है, एम, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते चलिए। पहला राशि क्या है, लंबाई, मात्रक क्या है, मीटर, संकेत क्या है, एम। दूसरा राशि है द्रव्यमान, मात्रक क्या है, किलोग्राम, संकेत क्या है, केजी। तीसरा है समय, मात्रक क्या है, सेकेंड, संकेत क्या है, एस। नंबर 4 है विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, संकेत क्या है, ए। पांचवा है तापमान, मात्रक क्या है, केल्विन, संकेत क्या लिखा जाता है, के। ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला, संकेत क्या होता है, सी डी। अगला है पदार्थ का परिमाण, मात्रक क्या होता है, मोल, संकेत भी होता है एमओएल, मोल। तो ये 7 जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम में रखे गए यूनिट्स है। तो इसके सहायता से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ये भी देख लिए, मात्रक भी देख लिए, और आधारी राशियां भी देख लिए, ठीक है। तो ये भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे टॉपिक हम लोगों का है, अब देखिए क्या है कि फिजिक्स में 2 अलग से भी राशि को अपनाया गया है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक राशियां। तो इसको भी पढ़ लीजिए कि भौतिकी में 2 संपूरक राशियां हैं और उनके मात्रक को भी ध्यान रखिएगा। तो 2 संपूरक राशियां कौन है, तो देखिए संपूरक राशियां 2 है। पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। ये दोनों कोण है, एक है समतल कोण और एक क्या है, घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और उसको सूचित किया जाता है आर ए डी से, छोटा आर होना चाहिए, ठीक है, आर ए डी यानी रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण, इसका मात्रक होता है एस्ते रेडियन, ठीक है। मात्रक क्या है इसका, एस्ते रेडियन, और सूचित किया से की जाएगा इसको एस आर से, ठीक है, एस आर। तो ये क्या होगा, एस्ते रेडियन, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। हम लोग पढ़ लिए कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है, मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार का होता है, मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं, प्रत्येक पद्धति का परिभाषा और उसका संकेत, सभी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, देखिए अगला टॉपिक तो ऐसे है कि ये टेबल है जिसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हमेशा जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। जिसे देखिए क्या आता है
कि मान लीजिए कहीं कोई बोल देता है कि 10 के पावर कोई दे देगा 3, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, 10 के पावर 6 होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो इसी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहाँ टेबल बनाया गया है। यदि आप लोग इस टेबल को याद रखते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस टेबल में देखिए यहाँ क्या लिखा है, अंश लिखा गया है, ठीक है। यहाँ उपसर्ग लिखा गया है कि होगा तो उसके पहले क्या नाम लगेगा, और यहाँ उसका संकेत लिखा गया है, ठीक है। जिसे देखिए पहले 10 के पावर -3, ये माइनस वाला है, इसके बाद प्लस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 के पावर -3 कहीं भी होगा तो मिली शब्द यूज होता है। कौन सा शब्द यूज होता है, मिली, और संकेत क्या होता है, एम, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये बताएंगे, पहले पढ़ लीजिए। 10 के पावर -6 कहीं भी अगर होगा, 10 के पावर -6, तो उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, माइक्रो, ये संकेत होता है माइक्रो का, ठीक है। 10 के पावर -9 कहीं भी आएगा तो उसके लिए क्या यूज होता है, नैनो। 10 के पावर -12 के लिए क्या यूज होता है, पिको। 10 के पावर 15 के लिए माइनस में फेमटो, और 10 के पावर -18 के लिए यूज होता है एटो, ठीक है। अब देखिए ये कैसे यूज होता है, जैसे मान लीजिए कोई लिखे आपके पास, बोले कि ये क्या लिखा है, 10 के पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर, ध्यान रखिए। तो माइक्रोमीटर मतलब 10 के पावर -3 तो होगा ही, और एक माइक्रोमीटर मतलब देखिए माइक्रो शब्द किसके लिए क्या आया था, 10 के पावर -6 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर -6। चाहे कोई बोले कि 1 नैनोमीटर, बोलिए कितना होगा 1 नैनोमीटर, तो एक को एक रहने दीजिए। नैनो शब्द के लिए देखिए क्या यूज हुआ था, नैनोमीटर, यहाँ 10 के पावर कितना है, -9, तो यहाँ लिख दीजिएगा 10 के पावर -9। समझ में आ रहा है क्या करना है, यानी जो बोला जाएगा उसका इसमें से खोज कर लिख लीजिएगा। जैसे पूछा जाए कि एक पिकोमीटर कितना होगा, एक पिकोमीटर को पीएम लिखा जाता है, पी लिखा है देखिए, एक पिकोमीटर, तो एक के जगह एक रहने दीजिए, पिकोमीटर के जगह पर कितना है, 10 के पावर -12, तो 10 के पावर यहाँ कितना भर दीजिए, -12 भर दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सब किस में था, माइनस में, या बहुत कम राशि है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्लस वाला टेबल। देखिए ये जो टेबल है इसमें प्लस में दिया गया वही चीज, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 12, 15 और 18, उसमें था माइनस में, इसमें क्या है 15 में। अब देखिए शब्द बदल जाएगा, 10 के पावर 3 होगा तो उसको किलो बोलेंगे, के लिखा जाता है संकेत। 10 के पावर 6 होगा तो मेगा बोलेंगे, एम लिखा जाता है। 10 के पावर 9 होता है तो जीगा बोलेंगे, जी लिखा जाता है। 10 के पावर 12 होगा तो टेरा बोला जाता है, टी लिखेंगे। 10 के पावर 15 को पेंटा बोलते हैं, पी लिखेंगे। और 10 के पावर 18 को एक्सा बोलेंगे और ई लिखेंगे। इसका यूज कैसे होगा तो ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा हो 1 किलो, 1 किलो, तो ध्यान से देखिए 1 किलो के मतलब होता है ए 10 के पावर कितना 3, 10 के पावर 3, और किलो का मतलब अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कोई भी मेगा वाट लिखा जाए, मेगा शब्द, तो मेगा शब्द जहां भी यूज होगा आपके दिमाग में आना चाहिए कितना, 10 के पावर 6, मेगा के लिए क्या आना चाहिए, 10 के पावर 6। कहीं भी जीगा शब्द है, जीगा, 1 जीगा, तो आपके दिमाग में कितना आना चाहिए, 10 के पावर 9, जीगा के लिए क्या आना चाहिए, 10 के पावर 9। तो ये टेबल को आप लोग अच्छे तरीका से लिख कर याद कर लीजिएगा, ओके। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें। अब कुछ परिभाषा है, जो परिभाषा जान लीजिए, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में है तो इसे दे रहे हैं, ठीक है। पहले दाब क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब को पी से लिखा जाता है, बल को एफ से और क्षेत्रफल को ए से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा ए। याद रखिए कि दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। तो समझ में आया दाब क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या बोल सकते हैं कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। ये समझ में आ गया। पूछा जाए कि दाब बराबर क्या होगा, तो दाब बराबर बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हम लोग का, एक परिभाषा पूछा गया इसमें, प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए दिया है प्रकाश वर्ष, तो सिंपल सा परिभाषा है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी जो लाइट है, प्रकाश है, उस प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
पूछा जाता है हमेशा कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, यानी जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.14 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 9.414 × 10⁻15 मीटर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक और हम लोग का टॉपिक इसमें है कि तापमान का जो मात्रक होता है, तापमान का मात्रक पढ़े होंगे, सेल्सियस भी होता है, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, ऐसे तो तीन होता है, सेल्सियस, केल्विन और एक होता है फॉरेनहाइट। ठीक है, तो आज इसी में संबंध पढ़ लेंगे कि सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है कि C/5, ये सेल्सियस है, C/5 बराबर होता है F-32/9, और ये बराबर होता है K-273/5 के। ठीक है, C/5 बराबर होता है F-32/9 और ये बराबर होता है K-273/5 के। ठीक है, इसी को जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ले लिए और ये अंतिम ले लीजिए, तो पहला C/5 K-273/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C बराबर क्या होता है K-273। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखिए जैसे यूज होने लगेगा, अब यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित को सेल्सियस में बदले, यानी केल्विन में दिया गया है और उसमें कि उसको किस में बदल देना है, सेल्सियस में। तो अभी बताइए, देखिए केल्विन में जब दिया जाएगा और सेल्सियस में पूछा जाएगा ना, तो जितना दिया होगा उसमें से हम लोग 273 घटाएंगे मात्र। कितना घटा लेना है, 273, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लिया 300 दिया है तो 300 माइनस में कितना कर लीजिए, 273। 300 में से 273 घटाइएगा तो कितना आ जाता है, 27 आता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है कि ये 300 केल्विन, तो 300 केल्विन किसके बराबर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। याद हो जाएगा। देखिए दूसरा है 400 केल्विन, तो बनाइए अपने से, यहाँ क्या लिख दीजिए 400, माइनस में कितना करना है 273। 400 में से 273 माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया, ये 27 जाएगा तो 300 और एक यानी 100 कितना डिग्री हो गया, 27 डिग्री। कितना हो गया, 127 डिग्री। तो ऐसे ही आप लोग ये सभी का बना दीजिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि कितना होगा, 327 केल्विन कितना होगा, 310 केल्विन कितना होगा। तो ये क्या सीखे हम लोग, सेल्सियस में बदले, केल्विन में दिया था और किस में बदल दिए, सेल्सियस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेल्सियस में देंगे और किस में बदलेंगे, केल्विन में। ठीक है, देखिए प्रश्न आ गया है सामने, निम्न को केल्विन में बदले, तो ये किस में दिया है, सेल्सियस में। बदलना किसको है, किस में, इसको केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल 273 जोड़ दिया जाता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 प्लस में क्या कीजिए 273, सिंपल जोड़ दीजिए। 3 5 कितना हो गया 8, 2 और 7 कितना हो गया 9 और 2 का कितना 2, 298 केल्विन। यानी 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा। 27 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए 27 प्लस क्या कर दीजिए 273, तो 27 प्लस 273 कितना हो जाता है 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन में कितना होगा 300 केल्विन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग दोनों का बनाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि कितना आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए टॉपिक क्या है इसमें। अब देखिए टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिखिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है, मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो मापन कैसी प्रक्रिया है, तो अभी हम लोग पढ़े कि मापन तुलना करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, संख्याक, मात्रक, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों आवश्यक है, संख्याक भी आवश्यक है और मात्रक भी, संख्या भी चाहिए और मात्रक भी। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों बोला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या है इसका,
एसआई मात्रक में कुल कितने आधारी मात्रक है? तो जो एसआई मात्रक है उसमें आधारी मात्रक कितने हैं? अभी तो पढ़ा है, कितना मात्रक है? 7 को। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है, 7। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? तो बताना है इसमें कौन है जो आधारी राशि नहीं है। द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा। तो वेग जो है यह आधारी राशि नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, वेग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 kg बराबर होता है। तो 1 kg किसके बराबर होता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। केजी का मतलब होता है 1 10 की पावर 3, अभी बताए थे। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? जूल। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है, जूल। अगला प्रश्न देखिए, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो याद रखिए 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, 4.2 जूल। अगला प्रश्न है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो अभी थ्योरी में पढ़ा है कि 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना, या 47 भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक एटीएम बराबर होता है। एटीएम जो होता है दाब का वायुमंडलीय मात्रक होता है, ठीक है, एटीएम। तो एक एटीएम किसके बराबर होता है? 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 इंच बराबर होता है। तो 1 इंच किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही है, 2.54। ठीक है, अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सही है, 273 केल्विन। अगला प्रश्न, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान होता है? तो कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है? तो होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो अभी पढ़े कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? दूरी का। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, दूरी का। अगला प्रश्न देखिए, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? अभी समझा है कि नैनो मतलब 9, तो 10 के पावर -9 मीटर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, 10 के पावर -9 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर के। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, 1000 मीटर। अगला प्रश्न, 1 मीटर क्यूब बराबर होगा। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वेग एक कैसी राशि है? तो वेग एक कैसी राशि है? तो वेग जानते हैं कि व्युत्पन्न राशि है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, वेग एक व्युत्पन्न राशि है। अगला प्रश्न है, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो अभी बताया कि समपूरक कोण कितने होते हैं? 2 होते हैं। समतल कोण, घन कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़े क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1, मापन और विज्ञान और मापन, फिजिक्स और मेजरमेंट। ठीक है, साइंस एंड मेजरमेंट। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लिए, अब इसे कंप्लीट लिख लीजिए और अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए। ओके।